हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स के यूनिट 6 मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज की जो क्लास होने वाली है इसमें हम बहुत सारे टॉपिक को जो आपके मॉडर्न फिजिक्स के सिलेबस में हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये जितने भी टॉपिक यहाँ पर हमने मेंशन किए हुए हैं, अगर इन सारे टॉपिक को हम कंसेप्चुअली पूरी तरह से एक्सप्लेन करें तो ये सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम 1 महीने की क्लास चाहिए, और इतना टाइम ना ही आपके पास है और ना ही हमारे पास है। तो ऐसे में हम क्या करने वाले हैं कि इन सभी टॉपिक के सिर्फ उस की पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा हम इलेबोरेट नहीं करेंगे, लेकिन उन सारे पॉइंट्स को जरूर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, जो न्यूमेरिकल्स को, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है ना। जैसे कि हम ये किसी बात का बहुत बड़ा रीजन आपको नहीं देने वाले कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, या बोहर ने रदरफोर्ड की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया, या बोहर की प्रॉब्लम को सोमरफील्ड ने कैसे दूर किया। सिर्फ आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वहां पर हमारा ज्यादा फोकस होने वाला है। ठीक है ना। तो सब टॉपिक को एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो टॉपिक आपके सिलेबस के हैं उनको यहां पर थोड़ा मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो कौन कौन से टॉपिक हैं एक बार आप देख लीजिए। बोहर्स थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उस एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए कि हर एक स्टेबल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, और अगर कोई हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है तो जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसका वेवलेंथ कितना होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप देखेंगे कि बोहर्स थ्योरी के ऊपर ही मैक्सिमम, यानी जो एटॉमिक मॉडल आपका है ना, इसमें जितने भी फार्मूले आते हैं उन सब के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक मेंशन्ड है उनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है वो है बोहर्स थ्योरी। और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, और ऐसा ही दूसरा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये दो और एक ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉपिक से भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी हम इस पूरे लेक्चर में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका बोहर्स थ्योरी। दूसरा है इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, और उसी में हम समझ लेंगे सोलर स्पेक्ट्रम को भी, कि सोलर स्पेक्ट्रम जो हमको मिलता है तो उससे कैसे पता चलता है कि हीलियम की वहाँ पर डिस्कवरी हुई और तमाम बातें। तो सोलर स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसी तरीके से है फ्लोरिसेंस एंड फास्फोरिसेंस। आपके सिलेबस में सिर्फ फ्लोरिसेंस है, बट दोनों में बहुत थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस है, तो इसलिए हम इन दोनों टॉपिक को साथ में कंपेयर करते हुए डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अगला है एक्साइटेशन एनर्जी और उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल, जिसको एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और दूसरा है आयनाइजेशन एनर्जी और इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल, जिसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एटम मॉडल। मतलब ये जो एटॉमिक मॉडल शुरुआत में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, जैसे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, सोमरफील्ड, ये जो भी एटॉमिक मॉडल्स हैं इसमें लास्ट में भी बहुत सारी कमियां रह गई थी जिनको हम वेक्टर एटम मॉडल से दूर करते हैं। तो वेक्टर एटम मॉडल को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाले क्योंकि ये एक टफ टॉपिक है, और इसमें हम कुछ फार्मूलों को डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो इतने टॉपिक को आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एटॉमिक मॉडल का, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं आपको। देखिए, एटम के स्ट्रक्चर को या इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें सबसे पहला मॉडल थॉमसन का आया था, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं या तरबूज मॉडल बोलते हैं। तो ये मॉडल जब फ्लॉप हो गया या बहुत सारी फिनोमेनन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना जो अल्फा स्कैटरिंग की जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाया गीगर और मार्सटन से, तो उस अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग के बेसिस पर इन्होंने भी अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया उस दौरान इन्होंने क्या क्या चीज़ें को, मतलब जो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले लोगों को इंट्रोड्यूस किया कि जो पूरा एटम होता है उसके अंदर एक बहुत छोटा सा भाग होता है जिसमें उस पूरे एटम का जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, मतलब पॉजिटिव जो चार्ज होता है उस छोटे से भाग में रहता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस किया था रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग थी उसके बेसिस पर, और फिर इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है,
न्यूक्लियस का जो रेंज होता है वो 10⁻⁵ मीटर यानी 1 फर्मी के ऑर्डर का होता है, और जो पूरे एटम का रेंज होता है वो 10⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम के रेंज का होता है। ठीक है, इसके बाद रदरफोर्ड ने जो भी अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, जैसे वो स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाता है और किसी भी एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है उस स्पेक्ट्रम को नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। तो हमारे सिलेबस में यही बोहर्स एटॉमिक मॉडल है और बोहर्स थियरी है, तो हम इसी को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों टॉपिक को मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ये भी आपको नहीं पढ़ना है, लास्ट में हम वेक्टर एटम मॉडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए बोहर ने अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए 3 पोस्टुलेट्स दिए, और इन तीनों पोस्टुलेट्स को आप याद रखिए। इन दोनों पोस्टुलेट्स में यहाँ जो फार्मूले दिए हुए हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इनका पोस्टुलेट क्या था बोहर का? बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन इसको कहते हैं। और इन्होंने कहा, जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो है घूमते रहते हैं, किसी भी जगह पर वो घूमते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पर भी न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं पर भी चक्कर लगाता रहता है। लेकिन बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर हर जगह कहीं पर भी नहीं घूम सकता है। उसके लिए कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट है, कुछ फिक्स्ड पाथ है जहां पर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। जैसे यहां पर अगर है, इस वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, अगली जगह जो है वो ये है। जबकि रदरफोर्ड ने ये ऐसा कुछ नहीं बताया था कि एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो बोहर ने सबसे पहला पोस्टुलेट दिया, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन इसे कहते हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है, जिसमें उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है, तो बोहर का सबसे पहला क्वांटाइजेशन कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हर कहीं जगह पर नहीं घूम सकता है, केवल और केवल वहीं पर घूमेगा, उसी ऑर्बिट में घूमेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। और ये n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इंटीग्रल नंबर होगा। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो पहला ऑर्बिट है उसके लिए n की वैल्यू 1, जो दूसरा ऑर्बिट है उसके लिए n की वैल्यू 2, जो तीसरा ऑर्बिट है उसके लिए n की वैल्यू 3 होती है। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने इस तरीके से बता दिया कि इलेक्ट्रॉन हर कहीं जगह पर नहीं घूम सकता, वो क्वांटाइज्ड जगह है, केवल और केवल उसी जगह पर घूमेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम, ये देखिए रेडियस है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है तो रेडियस के अकॉर्डिंग अगर उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है तो यहां पर घूमेगा, नहीं है तो फिर कहीं और घूमेगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जिस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट। और जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से वो इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन लगातार रेडिएशन को इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते करते उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा और वो न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए बोहर ने अपना दूसरा कॉन्सेप्ट दिया, दूसरा पोस्टुलेट दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। और इस तरह से इन्होंने इस एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो रदरफोर्ड जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और जो यहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं उन रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसके लिए बोहर ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए पहली तो समस्या का इलाज इन्होंने यहाँ पर दे दिया, और दूसरी जो समस्या है उसका क्या है? दूसरी समस्या ये थी कि किसी भी एटम में जब ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल में या फिर लोअर एनर्जी लेवल में कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो वो एनर्जी को इमिट करता है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ऐसा नहीं कि हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को ये इमिट करता है। तो इसका जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, मतलब इस तरह का, मतलब जैसे इस ऑर्बिट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आ रहा है एनर्जी को इमिट करके तो उसका कुछ एक अपना वेवलेंथ होगा या फ्रीक्वेंसी होगी, फिर इसके बाद इसमें से जब इसमें आएगा तो उसकी कुछ अलग फ्रीक्वेंसी होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जब यहाँ पर आएगा तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी जिनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा और एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, जैसा कि रदरफोर्ड सोच रहे थे, है ना।
तो प्रैक्टिकली ये देखा गया किसी भी एटम का हमें एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, मतलब कुछ वेवलेंथ हमको मिलती है, बाकी वेवलेंथ हमको नहीं मिलती हैं। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने अपना ये तीसरा पोस्टुलेट दिया, दैट इज कॉल्ड बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो इन्होंने कहा कि किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, या कह लीजिए हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है, तो वो कुछ एनर्जी को इमिट करता है फोटोन के फॉर्म में, जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो उनकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से दी जाएगी E2 - E1 अपान H, जहां पर E2 मतलब क्या है, हायर एनर्जी लेवल का, जो हायर एनर्जी लेवल है या हायर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी है, और जो लोअर ऑर्बिट है ये उसकी एनर्जी है। तो अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन E2 वाले लेवल में से E1 वाले लेवल में लौट के आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी ज़्यादा थी E2, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी है E1। तो जब वो E2 से E1 में आएगा तो कुछ एनर्जी को वो इमिट करेगा, तभी वो E1 में आ पाएगा ना, क्योंकि इतनी एनर्जी, इतनी कम एनर्जी रहेगी तभी वो इसमें आएगा, ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो इसमें रहेगा। तो हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कुछ एनर्जी को इमिट करता है, और उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के लिए इन्होंने एक कंडीशन बताया जिसको बोलते हैं बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ठीक है, तो E2 - E1 इज इक्वल टू H न्यू, या न्यू इक्वल टू E2 - E1 अपान H। तो आपको क्या करना है, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इनका नाम भी याद रखें। बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है या ऑर्बिट होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, दैट मीन्स कहीं पर भी नहीं घूम सकते, कुछ एक फिक्स जगह होती है, जिसके लिए कंडीशन इन्होंने बता दिया कि एंगुलर मोमेंटम H/2π का n टाइम्स या इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, चलिए इन तीनों बातों को आप नोट कर लीजिए। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बोहर ने जो थियरी दी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, उन्हीं को आपको पढ़ना है, और उसमें बहुत सारे फार्मूले हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है बोहर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। अब यहां पर ध्यान रखें कि बोहर की जितनी भी ये बातें हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के ऊपर लागू होगा। हाइड्रोजन लाइक एटम बोलने से मतलब है कि ऐसा एटम जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम में एक एग्जांपल आप याद रखें, जैसे हीलियम +1, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकाल दिया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम। है तो हीलियम बट ये हाइड्रोजन लाइक एटम बोला जाता है। इसी तरह से लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम के पास कितना होता है, 3, तो ये जब 2 अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, डोनेट कर देता है, तो इसके पास ही बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजन लाइक एटम। तो बोहर्स थियरी, जो जितने भी ये बोहर्स थियरी का मतलब ये बोहर ने अपने मॉडल के बेसिस पर किसी भी एटम को समझने के लिए जो भी इन्होंने पूरा थियरी दिया, जो भी इन्होंने एनर्जी, वेलोसिटी, इन सब का रेडियस का फार्मूला दिया, उसको हम बोलते हैं बोहर्स थियरी। तो बोहर्स थियरी में जितनी भी बातें हम कर रहे हैं वो किसके लिए लागू होंगी, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो इसके लिए भी लागू होगी, इसके लिए भी लागू होगी, इसके लिए भी लागू होगी। लेकिन ध्यान रहे जब हाइड्रोजन की बात होगी तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, साथ में इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सबके पास एक ही है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम बोलने का मतलब जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो वो हाइड्रोजन लाइक एटम बोले जाएंगे। ध्यान रखना है आपको कि फार्मूले में जहां जहां भी Z लिखा होगा, जब हम उस फार्मूले को यूज करेंगे फॉर हाइड्रोजन तो Z की वैल्यू 1 रख देंगे। इस तरह के जो बाकी हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं इनके लिए जब बात करेंगे तो इनका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, है ना। जैसे हीलियम के लिए बात करेंगे तो जहां भी Z होगा वहां 2 रखेंगे, लिथियम के लिए बात करेंगे तो जहां भी Z होगा वहां पर Z की वैल्यू 3 रखेंगे। ठीक, एक चीज और यहां पर ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो यही है। यहां पर जितने भी फार्मूले लिखे हुए हैं मैं इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर देता हूं, यानी फार्मूला याद करने के साथ साथ और भी किस बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहला फार्मूला है रेडियस ऑफ ऑर्बिट का। तो बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में जो पोस्टुलेट दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं पर भी नहीं घूमते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर घूमेंगे जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी इनको क्या इन्होंने नाम दिया, स्टेबल ऑर्बिट्स। तो ये जो डिफरेंट स्टेबल ऑर्बिट्स हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, उनकी रेडियस का फार्मूला इन्होंने डिराइव किया, और फार्मूला क्या है,
अपने ही एटॉमिक मॉडल जो इन्होंने 3 पोस्टुलेट दिए थे उसी के बेसिस पर इन्होंने ये डिराइव किया है। तो स्टेबल ऑर्बिट का रेडियस आएगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो सारे टर्म इसमें आप समझ रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एन इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिट आप कह सकते हैं। पहली ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू 1, दूसरी ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू 2। एच को प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। पाई कांस्टेंट है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। जेड एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन, जेड की वैल्यू 1। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। ठीक है, तो डिफरेंट जो स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं उनके रेडियस का ये जो एक्सप्रेशन है, अगर आपको याद हो पाए तो अच्छा है, नहीं याद हो पाए तो कम से कम आप ये जरूर याद रखें, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा पॉसिबिलिटी इसके क्वेश्चंस की होती है। रेडियस आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस। यानी इसका जितना भी रेडियस होगा, अगले वाले का जो रेडियस मिलेगा वो क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ जाएगा। जैसे इसका मान लेते हैं कुछ भी 1 है, तो अगले वाले का कितना होगा, तो अगले वाले यानी दूसरे वाले का, तो यहां पर रखेंगे आप 2, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर यानी इसका 4 गुना रहेगा। इसके आगे वाला जो रहेगा तीसरा वाला ऑर्बिट, उसका रेडियस कितना होगा, तो उसका जो रेडियस होगा वो इस n के स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा, यानी 3 का स्क्वायर, मतलब इस पहले वाले का 9 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब अगर ये 1 गुना है तो उसके बाद 4 गुना, उसके बाद 9 गुना, उसके बाद 16 गुना, उसके बाद 25 गुना, इस तरीके से साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है रेडियस और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। यहां से आप 2 अलग अलग ऑर्बिट के रेडियस को कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर आप ये लिख दें R1/R2 इज इक्वल टू N2/N1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अब अगर इसी फार्मूले को हम हाइड्रोजन के लिए यूज करें तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 रख देंगे, और हाइड्रोजन के लिए अगर एटॉमिक नंबर 1 है यानी उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ही, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कहां पर रहेगा, पहले ऑर्बिट में रहेगा। तो पहले मतलब रहेगा तो कहीं पर भी रह सकता है, लेकिन ग्राउंड स्टेट में ही जनरली वो रहता है। जैसे ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं तो बस एक ही ऑर्बिट हम शो करेंगे। ऑर्बिट तो इनफाइनाइट पॉसिबल है। जब आप उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो वो हायर ऑर्बिट्स में, हायर एनर्जी वाले जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं उसमें वो जाएगा। लेकिन नॉर्मली वो क्या करता है, अपनी मिनिमम एनर्जी के कंडीशन में रहता है। और मिनिमम एनर्जी कहां पर रहेगा, जहां पर n की वैल्यू सबसे कम रहती है, यानी सबसे जो पहली ऑर्बिट है उसी में वो इलेक्ट्रॉन रहता है। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जब उसको आप ज्यादा एनर्जी दे देंगे, इतनी एनर्जी दे देंगे कि इस यहां पर रहने लायक उसके पास एनर्जी आ जाएगी, तो वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो ऐसे में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया है, या पूरा ये जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा। ग्राउंड स्टेट का मतलब पहले ऑर्बिट में रहेगा। n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 यहां पर पुट करेंगे, तो यानी हाइड्रोजन के लिए जो पहला ऑर्बिट है उसका रेडियस आपको मिल जाएगा, और ये कैलकुलेशन करने पर आ जाता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, लगभग 0.53 इसको बोल सकते हैं एंगस्ट्रॉम। और इस रेडियस को हम बोलते हैं बोहर रेडियस। ध्यान रखना है आपको इसको भी। बोहर रेडियस क्या है, हाइड्रोजन के सबसे पहले ऑर्बिट का रेडियस, और वो कितना आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन के ऊपर जब भी न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में अगर पहले ऑर्बिट का रेडियस आपको पता है तो अगले ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो दूसरे वाले ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो पहले वाले ऑर्बिट के रेडियस का स्क्वायर के फॉर्म में इसका गुना हो जाएगा। तो अगर दूसरा वाला ऑर्बिट है तो 4 इसी का 4 गुना, यानी बोहर रेडियस का 4 गुना। तीसरे वाले ऑर्बिट का कितना होगा रेडियस, बोहर रेडियस का 9 गुना। चौथे वाले का कितना होगा, बोहर रेडियस का 16 गुना। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इस n को देखिए, इस n को आप रोकिए, हटाइए, तो इस n के अलावा जितना भी ये पूरा बचा हुआ है ये क्या है, ये पूरा का पूरा इस हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का रेडियस है। अगर हम इसकी वैल्यू 1 रख दें तो यही तो पूरा बोहर रेडियस है ना, जिसको कैलकुलेट करने के बाद ये मिला हुआ है हमको। तो ये पूरा का पूरा यानी n स्क्वायर के अलावा बाकी सभी टर्म का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो यानी आप ये कह सकते हैं r इज इक्वल टू n स्क्वायर और 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो किसी भी ऑर्बिट का रेडियस अगर आपको पता करना, Rn हमने नाम दिया, nth ऑर्बिट का अगर आपको रेडियस पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, n स्क्वायर को बोहर रेडियस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमने लिख दिया R1 यानी कि बोहर रेडियस। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए आप जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना, Rn इक्वल टू n स्क्वायर और इसमें R1 यानी कि बोहर रेडियस से 0.53 एंगस्ट्रॉम से
मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा का पूरा रेडियस का फार्मूला बन जाएगा। अब आपको दूसरे वाले का पता करना, यहाँ पर 2 रखिए, तीसरे वाले का पता करना, यहाँ पर 3 रखिए, चौथे वाले का पता करना, यहाँ पर 4 रखिए। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, क्योंकि दूसरे और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर Z की वैल्यू 1 नहीं हो पाएगी, और Z की वैल्यू 1 नहीं होगी तो ये वाला जो टर्म यहाँ पर आपको मिला हुआ ये वाला टर्म आपको नहीं मिलेगा। जब हम Z की वैल्यू 1 रखते हैं और N की वैल्यू 1 रखते हैं तब ये रेडियस निकल के आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, जिसको बोला जाता है बोहर रेडियस। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और फार्मूला यहाँ से निकल गया। ये रिलेशन आपको याद रखना है ना। जनरल अगर रिलेशन याद रहे तो अच्छा ही है, Z के साथ में चाहे तो आप इसको याद कर लें, n² कर लीजिए। हाइड्रोजन के लिए होगा तो Z की वैल्यू 1 रख दीजिएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए भी ये फार्मूला आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा इन्होंने ये बताया कि डिफरेंट स्टेबल ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वेलोसिटी कितनी होती है। तो वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन किया तो v = ZE²/2ε0 NH निकल के आता है। तो यहां से आप देखिए v = 1/n क्या मिल रहा है? v = 1/n। अगर z के टर्म में बात करें तो आप कह सकते हैं इसको z/n। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड घटती जाएगी। यानी पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जितनी भी स्पीड होगी, जब आप दूसरे वाले ऑर्बिट में जाएंगे n की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी तो उसकी जो स्पीड होगी वो आधी हो जाएगी या घट जाएगी। अगले वाले में जाएंगे तो स्पीड 1/3 टाइम्स हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी। तो सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, उससे मतलब कम स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, उससे कम स्पीड, उससे कम स्पीड। मतलब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की स्पीड घटती जा रही है। फिर से अगर हम इस हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर कुछ देखें तो हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 यहाँ पर रख देंगे तो हाइड्रोजन के पहले वाले ऑर्बिट में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2.19 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। यानी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है वो इस पहले ऑर्बिट में जब घूम रहा होता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? 2.19 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वो ये हो सकती है। अगर यही इलेक्ट्रॉन किसी और ऑर्बिट में चला जाए तो उस ऑर्बिट में इसकी जो स्पीड होगी वो इससे क्या होगी? कम होगी, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे उसकी स्पीड घट जाएगी। ठीक है, तो एक चीज आप यहां से ध्यान रख सकते हैं। और अगर हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है उसको लाइट की स्पीड से कंपेयर करें तो एक स्पेशल नंबर निकल के आता है जिसको हम अल्फा से एक्सप्रेस करते हैं और इसको हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो अल्फा = v1/c। v1 क्या है? हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू आती है 1/137। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफरेंट स्टेबल ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी डिफाइन है, क्वांटाइज्ड है कि इसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कितनी होगी, इनमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कितनी होगी, इसके बाद के जो ऑर्बिट हैं उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो जिस तरह की एनर्जी, जैसे अगर मान लीजिए हम ये आपसे कहें कि इसमें घूमने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसकी एनर्जी है वही इसमें घूम सकता है, तो जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वो इसमें घूमेगा। जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, उससे कम होगा, तो उससे कम वाले फिर अगला जो इससे नीचे का ऑर्बिट होगा उसमें घूम रहे होंगे, है ना। अगर मान लीजिए हम कह दें कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम सकते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली मतलब एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो है उनको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और चाहिए, तब जाकर के वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं। ठीक है ना। तो हर एक ऑर्बिट का एनर्जी लेवल फिक्स है जो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस ऑर्बिट में घूमने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए और यहाँ पर घूमने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो E = -z²RCH/n²। इसमें R को छोड़कर बाकी सारे टर्म को आप समझ ही रहे हैं। तो ये जो नया टर्म है R, इस R को हम बोलते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू और इसका यूनिट दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मीटर इनवर्स है ना, मीटर इनवर्स है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार इसकी यूनिट को भी पूछा गया है और इसका मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखें, रिडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट है मीटर इनवर्स और इसकी वैल्यू है 1.07 × 10⁻⁷। ठीक,
यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है R C और H, ये पूरा का पूरा जो टर्म है इसका यूनिट एनर्जी का यूनिट होता है, क्योंकि ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, लेकिन ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है, तो ये पूरा का पूरा एनर्जी का एक एक्सप्रेशन देता है। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कहीं पर भी जब इकट्ठा RCH लिखा रहता है तो उसको आप हटा करके 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो जब हम इसको 13.6 लिख देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, E = -z² 13.6/n²। तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात करें तो हाइड्रोजन के लिए हम Z की वैल्यू 1 रख देंगे तो E = आ जाएगा -13.6/n²। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट बात, पहली इंपॉर्टेंट बात ये, जैसे कि आपने सभी फार्मूलों में देखा कि इस R का N के साथ क्या रिलेशन है या V का N के साथ क्या रिलेशन है, और इसी तरीके से E का N के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर हम Z को भी ले लें तो चलिए यहाँ पर Z लिख देते हैं, Z²। तो E = Z²/n²। अगर एक पर्टिकुलर एटम के लिए बात करें तो उसका तो Z फिक्स होगा, लेकिन N उसके पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ऐसे इनफाइनाइट ऑर्बिट पॉसिबल हैं। तो E = 1/n² से पता चलता है जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे इस E का जो मैग्नीट्यूड है वो घटेगा। ध्यान दीजिए यहाँ से आप देखिए E जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इस पूरे टर्म की वैल्यू घटेगी, है ना, क्योंकि डिवाइड कर रहा है। तो n की वैल्यू जितना ज़्यादा आप रखते जाएंगे इस पूरे टर्म की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी, और कोई भी वैल्यू निगेटिव में जितना कम है दैट मीन्स वो उतना ज़्यादा है। ध्यान रखिए यहाँ पर ये माइनस में पूरी वैल्यू है ना, तो अगर हम n की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो इसकी ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू तो घटेगी, लेकिन नेगेटिव में न्यूमेरिकल वैल्यू कोई चीज़ है तो जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू कम से कम नेगेटिव रहे उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। जैसे नंबर लाइन पर यही कहते हैं ना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इसी तरह से -1 है, -2 है। कौन बड़ा है, -1 की -2? आप कहेंगे -1 बड़ा है, क्यों? ये कम निगेटिव है, तो जो जितना कम निगेटिव है वो उतना ज़्यादा माना जाता है। तो यहाँ माइनस लगने की वजह से अब आप देखिए क्या हो रहा है, n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी घटेगी ये एनर्जी उतना ज़्यादा माना जाएगा। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं जितनी ज़्यादा n की वैल्यू उतनी ज़्यादा एनर्जी, मतलब पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी कम होगी, दूसरे ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, तीसरे ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने का मतलब कम निगेटिव, जैसे ये अगर -13.6 है तो अगला वाला -10.4 रहेगा, तो माइनस में 10.4 -13.6 से ज़्यादा ही हुआ है ना। ठीक है, तो जितना कम निगेटिव उतना ज़्यादा वैल्यू। तो जैसे जैसे ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी बढ़ती जाती है। एक बात ये। दूसरी बात यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि E की वैल्यू निगेटिव आने का मतलब क्या होता है, ये हमने आपको ग्रेविटी वाले चैप्टर में बताया था जब हम सैटेलाइट वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उनकी बाइंडिंग एनर्जी वगैरह को हमने डिस्कस किया था। तो E की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू निगेटिव आने का मतलब ये कि इन इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने के लिए मजबूर किया जा रहा है। निगेटिव मतलब ये बाउंडेड है, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाउंडेड है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या है, निगेटिव है। अगर आप इसको किसी भी मेथड से बाहर से एनर्जी दे दें और इतनी एनर्जी दे दें कि इसकी एनर्जी जो निगेटिव में है वो पॉजिटिव बन जाए, 0 बन जाए या 0 से ज़्यादा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू बन जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाएगा, फ्री हो जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि ये बिल्कुल वही चीज़ है जैसे आप इसको मानिए कि ये अर्थ है और इस अर्थ के चारों ओर घूमने वाला ये सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट के भी केस में आपने देखा था इसी टाइप का फार्मूला आया था, उनकी भी जब टोटल एनर्जी आप निकालते हैं तो वो भी निगेटिव आता है। दैट मीन्स सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाउंडेड है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से ये बाउंडेड है, इसी वजह से इसकी टोटल एनर्जी निगेटिव आ रही है। जब भी कभी किसी भी मेथड से इसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़ करके आज़ाद हो जाएगा, चला जाएगा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है आपको, निगेटिव का मतलब ये बाउंडेड है, जैसे ही पॉजिटिव हुआ तो ये फ्री हो जाएगा, और जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ रही है। यानी इस ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर E1 है और इस वाले ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए एनर्जी है E2, तो इसका मतलब कि E2 की जो वैल्यू होगी वो E1 से ज़्यादा होगी। यानी यहाँ घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कम है, और ऊपर का ऑर्बिट लेंगे उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी और ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। और चौथा टॉपिक आप देखिए,
चौथा फार्मूला क्या है कि जो बोहर ने अपना फ्रीक्वेंसी का कंडीशन दिया था कि जब हायर ऑर्बिट से हायर, अब देखिए इसको बोलेंगे क्या, हायर एनर्जी लेवल, और इसको बोलेंगे लोअर एनर्जी लेवल। तो जब भी कभी जैसे हाइड्रोजन की बात कर लें, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ग्राउंड स्टेट में मिनिमम एनर्जी के लेवल में वो रहता है, तो मिनिमम एनर्जी का लेवल यही पहला वाला ऑर्बिट है, सबसे कम एनर्जी इसी में रहेगा। तो जब भी कभी हम उस इलेक्ट्रॉन को कभी बाहर से एनर्जी दे देंगे तो वो क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, और गेन कर लेगा तो फिर वो इस वाले ऑर्बिट में नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें वो लोग रहते हैं जो गरीब रहते हैं, जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी या 6 जो भी कर लीजिए, ये मैं फिक्स वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, जो भी एनर्जी है यहाँ पर जो फिक्स है उतनी एनर्जी अगर इनके पास है तो यहाँ पर ये रहेंगे। अगर इनको ज़रूरत से ज़्यादा जितनी इनके पास है अभी उनसे ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तो ये दूसरे लेवल पे जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर उतनी एनर्जी के लोग रहते हैं, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब मतलब सक्सेसफुल नहीं रहते हैं, गरीब रहते हैं, तो हमारे फ्रेंड भी उसी तरीके के रहते हैं, और जैसे ही हम अमीर हो जाते हैं तो हमारे उन दोस्तों से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाता है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं और अभी भी गरीब हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम भी दोस्त उसी लेवल का बनाते हैं जिस लेवल पर हम खुद पहुंच चुके होते हैं, है ना। तो हमारी सोसाइटी बदल जाती है। तो सेम तरह का चीज़ है ये, यहाँ पर वो सारे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे जिनकी एनर्जी कम है। जैसे इनको आप बाहर से एनर्जी देंगे, ये अपनी इस एनर्जी लेवल को छोड़ करके उस हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे जिसके लायक एनर्जी इन्होंने गेन किया हुआ है। अगर इसके लायक एनर्जी गेन किया है तो यहाँ पर चले जाएंगे, इसके लायक एनर्जी गेन किया है तो यहाँ चले जाएंगे, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते हैं। समझते हैं ना आप इस बात को। ऐसे लोग ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते हैं, ज़्यादा देर तक सक्सेसफुल नहीं रह पाते हैं। जो संघर्ष करने वाले अपने दोस्तों को पीछे छोड़ जाते हैं वो ऊपर जाकर उस सोसाइटी में ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। लौट के बुद्धू घर पर आए, बिल्कुल वही कंडीशन होती है, कुछ दिन बाद उनको वापस आना होता है, क्योंकि असलियत जो है ना वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होकर यहाँ से यहाँ चला गया था वो क्या करता है, फिर से अपनी एनर्जी को, जिस एनर्जी को ले करके और उसके घमंड में वो ऊपर गया था, उस एनर्जी को वो इमिट करता है और वापस से अपने इस लोअर ऑर्बिट में लौट आता है। ठीक है ना। तो जितनी एनर्जी को वो लेकर के वापस जाता, ऊपर जाता है, जब लौट रहा होता है तो उसी एनर्जी को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है। तो इस इमिटेड एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के लिए बोहर ने अपना तीसरा पोस्टुलेट दिया था, जिसको बोहर से फ्रीक्वेंसी कंडीशन बोलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इमिटेड फोटोन या इमिटेड लाइट या इमिटेड रेडिएशन के वेवलेंथ के लिए एक एक्सप्रेशन दिया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए N1 से N2 में गया हो और जब वो वहाँ से लौट रहा हो तो लौटते टाइम जो रेडिएशन वो इमिट करता है अगर उसका वेवलेंथ लैम्डा हो, तो इसके लिए इन्होंने फार्मूला बताया 1/λ = z²r ब्रैकेट में 1/n1² - 1/n2², जहाँ पर n1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, आप कह सकते हैं लोअर ऑर्बिट, और n2 मतलब क्या, हायर ऑर्बिट। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में लौट रहा होता है तो वो रेडिएशन को इमिट करता है, अगर उसका वेवलेंथ लैम्डा हो तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पर होल्ड करेगा। अब अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, z की वैल्यू 1 रख देंगे, हीलियम प्लस के लिए बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 2, लिथियम +2 के लिए बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 रख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 1/λ जो टर्म है उसको हम न्यू बार से भी कई बार एक्सप्रेस करते हैं और इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। तो कई बार बड़ा छोटा सा सवाल आता है कि वेव नंबर की यूनिट बताइए या डायमेंशन बताइए या इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो ये जो 1/λ इसी को हम वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब ओवरऑल अब इनको मैं समराइज कर देता हूं कि r प्रोपोर्शनल टू n², मतलब कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेंगे वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगा, स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा। बोहर रेडियस अगर हाइड्रोजन के लिए बात करें तो बोहर रेडियस और किसी भी और ऑर्बिट के रेडियस के बीच का रिलेशन Rn = होता है n² 0.53 एंगस्ट्रॉम। बोहर रेडियस मतलब क्या, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का रेडियस। दूसरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस स्टेबल ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है उसका ये जो एक्सप्रेशन आता है इससे आपको पता चलता है v = 1/n। इसका मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो घटती जाएगी। सबसे पहले ऑर्बिट में हाइड्रोजन के लिए जो वेलोसिटी है वो है 2.19 × 10⁶ मीटर/सेकेंड, और जब इसको हम लाइट की स्पीड से कंपेयर करते हैं तो ये जो टर्म आता है इसको हम बोलते हैं अल्फा, यानी कि फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आती है 1/137। डिफरेंट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का एक्सप्रेशन है E = -z² RCH/n²। RCH की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हमें फार्मूला मिल जाएगा। और किसके लिए फार्मूला लागू है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए।
हाइड्रोजन के लिए स्पेशली बात करें तो Z की वैल्यू 1 रख देंगे, तो E इक्वल टू -13.6/n²। माइनस आने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट में इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाउंडेड है, इसी वजह से इसकी एनर्जी निगेटिव है। जैसे इसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी किसी भी वजह से, वैसे ये ऑर्बिट को छोड़कर चला जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। E प्रोपोर्शनल टू 1/n² से पता चलता है जैसे जैसे N की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इसका पूरा जो एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो घटेगी, और माइनस में वैल्यू जितनी ज़्यादा कम रहती है वो उतना ज़्यादा माना जाता है। दैट मीन्स जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी बढ़ती है। तो आप कह सकते हैं इस ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कम, इसके ऊपर वाले ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी ज़्यादा। ऐसे ऐसे जैसे ही आप ऊपर बढ़ते जाएंगे हायर एनर्जी लेवल में आप जाते जाएंगे। ठीक है, तीसरा टर्म, चौथा जो फार्मूला है वो है जब ये हायर एनर्जी लेवल से 10⁻⁸ सेकेंड के बाद वापस लौट रहा होता है तो जो फोटोन को ये इमिट करता है उसका वेवलेंथ अगर लैम्डा हो तो 1/λ इक्वल टू Z² R 1/n1² - 1/n2²। 1/λ को ही हम वेव नंबर बोलते हैं और इसको न्यू बार से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरे लेक्चर के लिए न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे आप नोट कर लें और बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थियरी, यानी बोहर के एटॉमिक मॉडल की कौन कौन सी कमियां रह गई। जैसे सबसे पहला यह है कि अप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के ऊपर, यानी जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उनके ऊपर लागू होता है। अगर किसी एटम के पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनके ऊपर ये बोहर की थियरी लागू नहीं होती। जो हमने पीछे एनर्जी और वेलोसिटी और रेडियस के लिए फार्मूले लिखे वो सारे फार्मूले लागू नहीं होते अगर किसी एटम के पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये बोहर का एटॉमिक मॉडल लागू होता है। दूसरी कमी ये है कि कैन नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम लिया जाता है उसमें ये जो लाइनें मिलती हैं, स्पेक्ट्रल लाइनें मिलती हैं, जब इनको आप एक माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको पता चलता है, हाई रिजॉल्विंग पावर के माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो सिंगल लाइन है ये सिंगल नहीं है बल्कि बहुत सारी ऐसी बारीक लाइनों का एक कॉम्बिनेशन है जिनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है ना। ये सिंगल लाइन जिसको आप देख रहे थे वो सिंगल लाइन नहीं बल्कि बहुत सारी लाइन्स का कॉम्बिनेशन था, तो इसी को हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। तो इस फाइन स्ट्रक्चर को बोहर के एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और तीसरा क्या है, डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी जिसके बेसिस पर हम ये बता सकें कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे कि 20 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। जैसे आपको पता है 2, 8, 18 इस तरीके का सीक्वेंस होता है, तो किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप बोहर के एटॉमिक मॉडल से कुछ भी नहीं बता सकते। और चौथी कमी क्या है, चौथी कमी जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार ये नाम पूछा जा चुका है, तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड और इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये स्प्लिट हो जाता है कुछ इस तरीके से, है ना। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जाती हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखने पर ये स्प्लिट हो जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन के स्प्लिट होने के प्रोसेस को या इफेक्ट को हम जीमान इफेक्ट बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इनके स्प्लिट होने के प्रोसेस को या इफेक्ट को हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो ये दोनों नाम आप याद रखें। अभी तो इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं और अभी आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है इसकी, बट जो भी लोग जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सिलेबस में स्पेशली ये टॉपिक मेंशन्ड हैं, तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट 17 और 18 अगस्त के एग्जाम के बाद की जीमान इफेक्ट क्या होता है और एनोमलस भी होता है ना, एक नॉर्मल जीमान इफेक्ट होता है और एक एनोमलस जीमान इफेक्ट होता है, और इसी तरीके से स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, इन सारी टॉपिक के बारे में हम थोड़ा डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये याद रख लीजिए कि स्पेक्ट्रल लाइन का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जाना जीमान इफेक्ट है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो जाना स्टार्क इफेक्ट है। तो इन दोनों इफेक्ट को बोहर के एटॉमिक मॉडल से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये सारी इनकी कमियां थी। ठीक है, चलिए तो इसमें बस इतना ही आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लौट रहा होता है मतलब फोटॉन को इमिट कर रहा होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के फोटॉन को इमिट कर रहा होता है, तो
तो इमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को अगर हम देखें, उसका एक सीक्वेंस तैयार करें, तो उसको हम बोलते हैं इस इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम। यानी जब वो फोटोन को इमिट कर रहा होता है हायर एनर्जी लेवल से लौटते टाइम, तो जो फोटोन को इमिट करता है, अगर हम उनको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के एक ऑर्डर में देखें तो उसी को हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन का जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसमें बहुत सारी लाइनें मिलती हैं, बहुत सारी आप कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन की पूरी एक सीरीज मिलती है जिनके डिफरेंट नाम हैं। तो इनको हम लोग आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी के लिए थोड़ा से फार्मूले के ऊपर बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हम ये फार्मूला यूज करने वाले हैं, 1/λ इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है Z² R 1/N1² माइनस 1/N2²। और हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो ये फार्मूला अब स्पेशली हाइड्रोजन के लिए हो गया, जहाँ पर N1 मतलब क्या है? लोअर एनर्जी लेवल, है ना, या लोअर लेवल, और N2 का मतलब क्या है? हायर लेवल, है ना। N1 मतलब क्या? लोअर लेवल, और N2 मतलब हायर लेवल। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, हम कहें कि ये N1 है तो इसका मतलब ये N2 है, लेकिन अगर हम कहें कि नहीं ये N1 है, ये लोअर लेवल है, तो इसका मतलब ये हमारा हायर लेवल हो जाएगा, या इसके ऊपर जो होगा वो हायर लेवल बोला जाएगा। लोअर लेवल या हायर लेवल से सिर्फ इतना मतलब है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जा रहा है। ऊपर वाले किसी भी ऑर्बिट में से आकर के चल करके किसी नीचे के ऑर्बिट में जा रहा, तो ये हुआ आपका हायर लेवल, और उसके नीचे जहां पर वो आया वो क्या हो गया? लोअर लेवल। तो अगर किसी N2 लेवल में से N1 लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन लौट रहा है, तो ऐसे केस में हम ये फार्मूला यूज करेंगे। और आप देखिए कि क्या क्या यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैं एक बार कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूँ, फिर अलग से हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे और उसमें सारी सीरीज को आपको दिखाएंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले आप देखिए। ऐसा हो सकता है कि इमिशन के दौरान, इमिशन स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं ना, तो इमिशन के दौरान ऐसा हो सकता है कि ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है ना। इसी तरीके से ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, ये छठा होगा, ये सातवां होगा, एंड सो ऑन। तो ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन हो वो पहले एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, सबसे पहला ऑर्बिट यानी ग्राउंड स्टेट, तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइटेड स्टेट में हो, यानी कि इस ऑर्बिट नंबर 2 में हो, तो यहां से ये लौट करके इस वाले ऑर्बिट में आ रहा हो और फोटोन को इमिट कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये तीसरे वाले ऑर्बिट में से पहले वाले ऑर्बिट में आ रहा हो, चौथे वाले से भी पहले में भी आ सकता है, पांचवें से भी पहले में आ सकता है। इसी तरह से किसी भी हायर एनर्जी के लेवल में से वो पहले वाले एनर्जी लेवल में या पहले वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लौट सकता है और उस दौरान फोटोन को इमिट कर सकता है। ठीक, तो जब भी कभी हमारे लिए हायर एनर्जी लेवल कौन हो, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4, ऑर्बिट नंबर 5, इसी तरह से इनफाइनाइट तक ये सब हमारे लिए अगर हायर लेवल हो, और लोअर लेवल कौन हो, लेवल नंबर 1 या ऑर्बिट नंबर 1। यानी जब भी कभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, हर जगह से अगर पहले वाले ऑर्बिट में लौट के आ रहा हो, तो इस दौरान जितना भी हमको स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा या वेवलेंथ मिलेंगी, जैसे पहले दूसरे वाले से पहले में आएगा तो अलग मिलेगा, तीसरे वाले से पहले में आएगा तो अलग मिलेगा, चौथे वाले से पहले में आएगा तो अलग मिलेगा, ये पूरी जो सीरीज मिलेगी इसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर अलग से एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप देख लीजिए। ठीक, तो जब भी कभी हायर एनर्जी लेवल 2 से लेकर इनफाइनाइट तक हो और लोअर एनर्जी लेवल हमारे लिए 1 हो, तो ऐसे केस में जब ट्रांजिशन होता है तो जो स्पेक्ट्रल लाइन का पूरा सीरीज हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। इसी तरह से दूसरा क्या होगा, अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा हो, लेकिन एकदम इस वाले लोअर एनर्जी लेवल में नहीं बल्कि इस वाले में लौट के आ रहा हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि हायर एनर्जी लेवल अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो, इनफाइनाइट तक हो, और लास्ट में वो लौट के लोअर एनर्जी लेवल में कहाँ आ रहा है, ऑर्बिट नंबर 2 में, तो ऐसे में जितनी स्पेक्ट्रल लाइन का सीरीज हमको मिलता है इसको हम बोलते हैं बामर सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, बामर सीरीज। इसी तरह से तीसरा भी मिलेगा, इसी तरह से चौथा और पांचवा भी मिलेगा। तो ये 5 सीरीज के बारे में आपको पढ़ना है, लाइमन, बामर, तीसरा है पास्चन। पास्चन के लिए N2 कितना होगा, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और N1 कितना होगा, 3, मतलब चौथे ऑर्बिट्स में तीसरे में आ रहा हो, पांचवें से तीसरे में, छठे से तीसरे में, सातवें से तीसरे में, तो ये जो सीरीज मिलेगा इसको पास्चन सीरीज बोलेंगे। चौथा है ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज।
जिसके लिए n1 यानी लोअर एनर्जी लेवल क्या होने वाला है 4। और कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे 5 से 6 से 7 से 8 से एंड इनफाइनाइट से। तो इसमें जो सीरीज मिलेगा उसको बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज, और पांचवा है फुंड सीरीज। ठीक है, फुंड सीरीज, जिसमें लोअर एनर्जी लेवल हमारे लिए क्या होगा 5, यानी पांचवें वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लौट के आ रहा होगा, यानी ये लोअर लेवल का काम करेगा। हायर लेवल कौन होगा, तो 5 के ऊपर जितने हैं वो सब हायर लेवल का काम करेंगे, 6 7 8 और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन का जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमें 5 सीरीज मिलती हैं, जिनको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज। तो पहले तो आप ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए या इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं थोड़ा इसको क्लियरली और डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। तो अभी तक आपने ये देखा कि हाइड्रोजन के अगर हम डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम ये फार्मूला यूज करके उसके डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी का लेवल पता कर सकते हैं कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होनी चाहिए इसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए, दूसरे ऑर्बिट में कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी एनर्जी कितनी हो, तीसरे वाले ऑर्बिट में कौन से इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो हर एक ऑर्बिट की अपनी एनर्जी का लेवल है जिसको आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 रख देंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। दूसरे वाले ऑर्बिट के लिए यहाँ पर 2 रख देंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह से तीसरे चौथे हर एक ऑर्बिट की एनर्जी आप पता कर सकते हैं। और अगर इनकी एनर्जी को इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखा दें एक ऑर्डर में, तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो हर एक एटम के जो डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, उसके न्यूक्लियस के चारों ओर जो डिफरेंट पॉसिबल स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं, उनकी अपनी एक एनर्जी का लेवल होता है। और उन एनर्जी को के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम यहाँ पर उसको शो कर दें तो इसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है ना, मतलब ये एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन नहीं होते हैं, लेकिन हम इनकी एनर्जी को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये जो लाइन है ना, ये एनर्जी के लेवल को एक्सप्रेस कर रहा है। जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे इसका मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पर जैसे जैसे आपका ऑर्बिट बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो उनकी एनर्जी के लेवल को दिखाने के लिए हमने ये कुछ एक तरीका बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये है हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम, यानी हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब इसी फार्मूले से आया हुआ है। दूसरे वाले ऑर्बिट के लिए यहाँ पर देखिए ऑर्बिट को शो कर रहे हैं, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उनकी एनर्जी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उनकी एनर्जी होगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे वाले में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से आप बढ़ते जाइए, लास्ट वाले ऑर्बिट पर जब जाएंगे n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो e की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी जो इनफाइनाइट पर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम हुआ है, बना हुआ है, इससे आप दो चीज़ें देखिए। सबसे पहले तो जो हमने पीछे हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम आपको समझाया उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर दूसरे वाले लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑर्बिट से पहले वाले ऑर्बिट में आए, या तीसरे वाले से पहले वाले ऑर्बिट में आए, चौथे से पहले वाले ऑर्बिट में आए, तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी है ट्रांजिशन की। ये n2 से n1, ये मतलब ये सबको n2 ही बोलेंगे, हायर एनर्जी लेवल ये सब हैं। तो जब ये दूसरी वाले ऑर्बिट से पहले वाले ऑर्बिट में आए, या तीसरे से पहले में आए, चौथे से पहले में आए, तो ये जितने भी ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे इसको हम बोलते हैं, ये जितनी भी लाइनें यहाँ पर दिख रही हैं इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। और इसमें इस दौरान ये जो फोटोन इमिट करते हैं उन फोटोन का जो वेवलेंथ होता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ठीक है, इसी तरह से किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर वो दूसरे वाले ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा हो तो इस दौरान जो फोटोन इमिट होता है उसकी जो लाइट वेवलेंथ होती है वो विजिबल रीजन में आती है। ठीक है, तो ये आपका अल्ट्रा वायलेट में, ये दूसरा वाला विजिबल रीजन में, और इसको हम क्या बोलेंगे, बामर सीरीज बोलेंगे। और किसी भी हायर लेवल से जब तीसरे वाले लेवल में ट्रांजिशन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पास्चन सीरीज बोलते हैं। और ऐसे में जो हमको इमिटेड फोटोन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी मिलती है वो इंफ्रारेड रीजन में मिलती है, इसका भी इंफ्रारेड में और इसका भी इंफ्रारेड में। तो देखा जाए तो ये लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज जो है इसमें, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो सीरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है आपका बामर सीरीज, क्योंकि बामर सीरीज एकमात्र ऐसा सीरीज है जिसमें इमिटेड फोटोन या इमिटेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होता है वो विजिबल रीजन में आता है। और इसके अलावा जो है ये विजिबल रीजन से कम वाले हैं और ये सब विजिबल रीजन से ज़्यादा वाले हैं। ठीक है, तो विजिबल रीजन में कौन आता है, सिर्फ और सिर्फ बामर सीरीज आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, इसको एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। यहाँ से
अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है या एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना है, वो भी आप बता सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले वाले ऑर्बिट में रहता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है। तो ग्राउंड स्टेट से जब उसको पहले ऊपर वाले इस दूसरे वाले ऑर्बिट में जाना हो तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए। कितना एनर्जी चाहिए? तो जितना एनर्जी की इसको कमी है, इतना बनने के लिए इसको और कितना चाहिए, तो इसमें से आप इसको डिफरेंस कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इस ज़्यादा वाले में से इस कम वाले को आप माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितने की कमी पड़ रही है। उतनी एनर्जी इसको आप और दे देंगे तो वो यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा और आप कहेंगे एटम एक्साइटेड हो गया है, और इसको बोला जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सबसे मिनिमम एनर्जी का जो स्टेट है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसके अलावा ये पूरा का पूरा क्या है? एक्साइटेड स्टेट। ये है ग्राउंड स्टेट, बाकी है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड में ये कौन सा एक्साइटेड स्टेट? तो इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, यहां से ग्राउंड स्टेट है, उसके बाद ये सब के सब एक्साइटेड स्टेट है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन। अगर हम आपसे कहें कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी चाहिए, तो आप इसमें से इसको डिफरेंस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इतनी एनर्जी की जरूरत है। और कितना आ जाएगा? -3.4 माइनस फिर ब्रैकेट में -13.6 और वो माइनस जो सिंबल वाला रहेगा और ये वाला माइनस, दोनों प्लस हो जाएंगे। आ जाएगा कितना? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमको इस वाले लेवल से ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है, उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने की जरूरत है। इसका मतलब कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो गई? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से अगर इसको दूसरे वाले एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है तो जितनी एनर्जी की इसको रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी को हम बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। और कितनी एनर्जी चाहिए? तो इस वाली एनर्जी के लेवल में से इस वाली एनर्जी का जो लेवल है उसको आप घटा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितनी एनर्जी की कमी पड़ रही है। तो उतनी एनर्जी आप इसको दे देंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? इस वाले ऑर्बिट में, मतलब तीसरे वाले ऑर्बिट में पहुँच जाएगा। यानी आप कह सकते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक, तो इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए। लाइमन सीरीज आपने पीछे देख लिया कि किसी भी हायर एनर्जी लेवल से पहले वाले लेवल में अगर ट्रांजिशन हो रहा हो तो जितनी भी सीरीज आपको मिलती हैं, जितनी भी ऐसी लाइनें मिलती हैं, बहुत सारी लाइनें ऐसी पॉसिबल है, इनफाइनाइट लाइनें ऐसे पॉसिबल हैं, इनको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। यहाँ पर ध्यान रखें, हायर लेवल जो है, हायर लेवल मतलब कोई भी हायर लेवल है, ये सब हायर लेवल है और ये लोअर लेवल है। इसके लिए लाइमन सीरीज के लिए, बामर सीरीज के लिए ये लोअर लेवल है, बाकी सब हायर लेवल है। पास्टन सीरीज के लिए अगर हम बात करें तो ये लोअर लेवल है, बाकी सब हायर लेवल है। तो अगर हम लाइमन सीरीज से स्टार्ट करें तो लाइमन सीरीज के लिए लोअर लेवल 1 और हायर लेवल कितना है? 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट। तो हायर लेवल की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी? 2। हायर लेवल की सबसे मिनिमम वैल्यू जब आप रखेंगे, n2 की वैल्यू 2 और n1 की वैल्यू 1 यहाँ पर इस फार्मूले में, तो लैम्डा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको मिलेगी। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी आपसे किसी भी सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ पूछे तो आप ध्यान रखिए, मैक्सिमम वेवलेंथ तब आपको मिलेगा जब आप हायर लेवल की मिनिमम वाली वैल्यू रखेंगे, और मिनिमम वेवलेंथ आपको तब मिलेगा जब आप हायर लेवल की मैक्सिमम वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, तो n2 की वैल्यू जब 2 रखेंगे सबसे मिनिमम वाला, तो लैम्डा मैक्सिमम आएगा 1216, और n2 की वैल्यू जब इनफाइनाइट रखेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू रखेंगे, तो लैम्डा की सबसे कम वैल्यू आएगी 912 एंगस्ट्रॉम। दूसरी बात यहाँ पर और ध्यान रखिए, एक चीज़ यहाँ पर बोला जाता है सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट का वेवलेंथ पता करिए। तो सीरीज लिमिट जब भी बोला जाएगा तो आपको क्या करना है? हायर एनर्जी लेवल की सबसे मैक्सिमम वाली वैल्यू को यानी इनफाइनाइट को रखना है। तो जब आप हायर लेवल की वैल्यू इनफाइनाइट रख देते हैं तो आपको मिलता है मिनिमम वेवलेंथ किसी भी सीरीज का, और उसी मिनिमम वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं? सीरीज लिमिट। तो सीरीज लिमिट सबके केस में पॉसिबल है, सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट सब में आएगा। कब? जब n2 की वैल्यू, हायर लेवल की वैल्यू कितनी रखेंगे आप? इनफाइनाइट। तो एक तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको आप प्रिपेयर रखें। और यहाँ पर जितनी भी ये जो वेवलेंथ आपको मिल रहा है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, ये किस रीजन में आता है? ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। इसी तरह से बामर सीरीज की अगर हम बात करें तो इसके लिए लोअर लेवल है 2, ये लोअर लेवल है 2 नंबर, और हायर लेवल कौन है? 3 से लेकर पूरा इनफाइनाइट तक। और जब n2 की ये वाली वैल्यू लेते हैं, यानी जब ट्रांजिशन यहाँ से 3 से 2 में होता है, जब 3 से 2 में ट्रांजिशन होता है तो ये जो लाइन मिलती है, इस लाइन को हम बोलते हैं H अल्फा। जब 4 वाले में से 2 वाले में ट्रांजिशन होता है तब ये जो दूसरी वाली लाइन मिलती है इसको हम बोलते हैं H बीटा।
और जब 5 वाले ऑर्बिट से दूसरे वाले ऑर्बिट में ट्रांजिशन होता है इसको हम बोलते हैं H गामा। तो H अल्फा, H बीटा और H गामा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बामर सीरीज की पहली लाइन का वेवलेंथ बताइए। तो बामर सीरीज की पहली लाइन का मतलब बामर सीरीज के लिए जो हायर लेवल है उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू, या फिर आप इसी को H अल्फा कह सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाएगा H बीटा की वेवलेंथ बताइए। तो H बीटा की वेवलेंथ का मतलब क्या, H बीटा मतलब क्या, जब ये हायर लेवल कितना यूज करें हम 4 और लोअर लेवल कितना यूज करेंगे 2। तो H अल्फा, H बीटा और H गामा का अगर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूले में आपको N1 की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी और N2 की वैल्यू H अल्फा के लिए 3, H बीटा के लिए 4 और H गामा के लिए 5 रखेंगे इस फार्मूले में। तो यहां से आप वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि वेवलेंथ को कंपेयर करने के लिए दिया जाता है कि H अल्फा और H बीटा के वेवलेंथ को का रेशियो बताइए या कितने गुना है कितने गुना नहीं है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया जाता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और N2 की वैल्यू अगर आप सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा, और N2 की सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो लैम्डा मिनिमम आ जाएगा। जिनकी ये वैल्यूज हैं अगर याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं याद हो जाए कोई बात नहीं है। ध्यान रखिए आप कि जब ये N2 की वैल्यू इनफाइनाइट लेते हैं तब जो वेवलेंथ आता है दैट इज कॉल्ड सीरीज लिमिट। बिल्कुल इसी तरीके से पास्सन, ब्रैकेट और फुंट सीरीज में भी है। बस आपको ये देखना है कि N1 की वैल्यू कितनी लेनी है और N2 की वैल्यू कितनी लेनी है। जैसे अगर आपसे सवाल में कह दिया जाए कि पास्सन सीरीज की दूसरी वाली लाइन का वेवलेंथ बताइए, तो पास्सन सीरीज की जो दूसरी वाली लाइन है उसका वेवलेंथ बताने का मतलब क्या। अब चूंकि पास्सन सीरीज है तो इसका मतलब लोअर लेवल 3 होगा, कंफर्म है। दूसरी लाइन का अगर आपसे बोला गया दूसरी वाली लाइन का वेवलेंथ, तो दूसरी लाइन पास्सन सीरीज की कौन होगी। देखिए जो 4 से 3 में आएगी वो तो पहली वाली लाइन होगी, और जो 5 से 3 में आएगी वो दूसरी लाइन होगी। यानी पास्सन सीरीज की दूसरी लाइन का वेवलेंथ निकालना है। N2 की वैल्यू 5 लीजिए, N1 की वैल्यू 3 रखिए, इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, आपको वेवलेंथ मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ब्रैकेट है और इसी तरीके से फुंट है। यहाँ पर इसके केस में जो लाइट इमिट होती है वो अल्ट्रावायलेट और इसमें विजिबल, बाकी तीनों में इंफ्रारेड होते हैं, ठीक है। चलिए तो इनको नोट कर लीजिए, ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस टॉपिक से बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो आपको जो बोहर की थियरी है वो सारे फार्मूले याद रखने हैं, वेलोसिटी एनर्जी वगैरह के, और उन्हीं के बेसिस पर ये एनर्जी लेवल डायग्राम, यहाँ से आप एक्साइटेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है H अल्फा, H बीटा या H गामा के लिए कुछ बोला जाए, सीरीज लिमिट बोला जाए, या किसी भी सीरीज की किसी लाइन का वेवलेंथ पूछा जाए तो आपको N1 और N2 कंफर्म कर लेना है, इस फार्मूले में पुट कर देना है, वैल्यू मिल जाएगी। नोट कर लीजिए इसको। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइड्रोजन का जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसमें भले ही सभी के सभी सीरीज हमें मिलती हैं, जैसे लाइमन, बामर, पास्सन, ब्रैकेट एंड फुंट, लेकिन जो हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज मिलती है, और वो कौन सी सीरीज होती है, लाइमन सीरीज। तो ऐसा क्यों होता है इस चीज को आप समझ लीजिए। देखिए ये हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम है, और नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी अर्थ पर जो टेम्परेचर है, या कह लीजिए रूम टेम्परेचर पर, जो हाइड्रोजन एटम होता है वो ग्राउंड स्टेट में होता है। ग्राउंड स्टेट का मतलब मिनिमम एनर्जी के स्टेट में होता है, यानी कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास है, वो मिनिमम एनर्जी वाले स्टेट में रहता है, यानी पहले वाले ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन पहले ही ऑर्बिट में है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो जब वो एब्जॉर्प्शन करके, मतलब जब वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, तो जब भी वो ऊपर जाएगा तो पहले वाले ही ऑर्बिट से तो ऊपर जाएगा, पहले से दूसरे में जा सकता है, पहले से तीसरे में जा सकता है, पहले से चौथे में जा सकता है, पहले से 5वें में जा सकता है। और ये सीरीज को हम क्या बोलेंगे, जब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके लोअर एनर्जी लेवल 1 में आ जाए तब, या जब लोअर एनर्जी लेवल से वो ट्रांजिशन करके किसी भी हायर एनर्जी लेवल में चला जाए तब, दोनों ही कंडीशन में इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हायर एनर्जी लेवल से पहले वाले लेवल में जो आ रहा है वही हमारा लाइमन सीरीज है। अगर वो पहले वाले लेवल से किसी भी हायर लेवल में जा भी रहा है वापस, तो इस सीरीज को भी हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। और ग्राउंड स्टेट में यानी नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में रहता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है, तो यही पॉसिबिलिटी है कि किसी भी हायर एनर्जी लेवल में वो जाएगा तो पहले ही ऑर्बिट से होकर के जाएगा, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ लाइमन सीरीज मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब कंडीशंस एकदम नॉर्मल है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में होता है।
अगर आप उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तो वो आपका हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट की बजाय एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी बजाय यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल में हो सकता है, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं, जब आप उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं तब। और ऐसा कहाँ पर होता है? ऐसा होता है सन के ऊपर। तो आगे हम लोग सोलर स्पेक्ट्रम को पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान रखें कि सन के जो कोर उसका होता है, जो उसका मतलब सरफेस होता है, वहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं जिसमें से एक हाइड्रोजन भी है। और वहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो ग्राउंड स्टेट में नहीं होता है, इतना ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर है कि वहाँ का हाइड्रोजन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहता है। वहाँ पर क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में होने का मतलब कि अब वो किसी भी दूसरे वाले लेवल से या तीसरे वाले लेवल से या चौथे वाले लेवल से किसी भी हायर लेवल में जा रहा होता है, जिसकी वजह से लाइमन के साथ साथ बाकी सारी सीरीज भी आपको मिल जाती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है आपको, हाइड्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, अर्थ पर अगर हम बात करें या नॉर्मल कंडीशन में बात करें, सिर्फ और सिर्फ लाइमन सीरीज मिलती है, जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम में सभी के सभी सीरीज मिलती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि सन के पास जो हाइड्रोजन है वहाँ पर वो हाइड्रोजन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहता है, जिसकी वजह से लाइमन सीरीज के साथ साथ बाकी सीरीज भी मिलती है। ठीक, चलिए अब इस दोनों टॉपिक को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये जो सबसे लोअर एनर्जी स्टेट है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसके ऊपर का जितना भी पूरा स्टेट है इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड सो ऑन। अब अगर हम यहाँ से बात करें कि एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को हम एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। और वो एक्साइटेशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कोई एटम है और इस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और वो ग्राउंड स्टेट में, और उसको आपको क्या करना है? पहले वाले एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। बाहर से एनर्जी देने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को, एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को ऐसे इससे कोलाइड कराएंगे। तो ये जब एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन या एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो ये अपनी एनर्जी इसको देगा और उस एनर्जी को लेकर के वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिसको हमने एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जिसको हमने एक्सीलरेट करने के लिए भेजा था, वो इलेक्ट्रॉन को हम कितना वोल्टेज दे दें कि उसके पास इतनी एनर्जी हो जाए कि वो उस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दे। इस वोल्टेज को, इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन पोटेंशियल, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से यहाँ पर जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन देगा? वो एनर्जी देगा हमारा एक एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन। और एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी कहाँ से आएगी? पोटेंशियल की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, ये V1 हो और ये V2 हो, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V हो, तो ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस में जो इलेक्ट्रॉन रखा जाता है ऐसे फील्ड में, उसके पास जो एनर्जी आ जाती है वो कितनी होती है? Q इंटू V कह सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के लिए E इंटू V कह सकते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज दे करके हम इस एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, ये एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइट होगा, तो हमने क्या किया? इस एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज दिया जिससे वो एक्सीलरेट हुआ, उसके पास एनर्जी आ गई और वो जा करके उस एटम से टकराता है और उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देता है, या हम ये कहते हैं कि एटम ही पूरा एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। ठीक है, तो जितना पोटेंशियल हमने ये इसको एक्साइटेड कराने के लिए जितना पोटेंशियल अपने एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन को दिया है, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक, तो मान लीजिए, तो ये फार्मूला आपको पता है, ये E इक्वल टू E इंटू V, ये जो फार्मूला है इसमें ये जो V है ये हमारा एक्साइटेशन पोटेंशियल है, और इस एक्साइटेशन पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी आएगी वो एनर्जी क्या होगी? एक्साइटेशन एनर्जी। इसी एनर्जी की हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड होकर के हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो आप ये रिलेशन याद रखें, एनर्जी यानी एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ग्राउंड स्टेट से पहले एक्साइटेड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन को ले जाना है कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो देख लीजिए कितने का डिफरेंस है, घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा माइनस में 3.4 माइनस कितना 13.6, और ये माइनस प्लस होगा, कितना आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ग्राउंड स्टेट से पहले स्टेट में, पहले एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाने के लिए इतनी एनर्जी देने की ज़रूरत है। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम।
और इतनी एनर्जी इसे प्रोवाइड करने के लिए हम अपने इलेक्ट्रॉन को जितना वोल्टेज देंगे उस वोल्टेज को बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। और वो कितना होगा, बहुत ही सिंपल सी वैल्यू है। आप यहां पर देखिए कि एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल में सिर्फ इसी ई का डिफरेंस है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब वैसे भी आपको पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनीशन जब आपने देखी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट की वजह से जितनी एनर्जी गेन करता है उस एनर्जी को हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या, उस एक इलेक्ट्रॉन के पास 10.2 वोल्ट की वजह से जितनी एनर्जी आएगी उसको बोलेंगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट की वजह से जितनी एनर्जी गेन करता है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन 10 वोल्ट की वजह से जितनी एनर्जी को गेन करेगा, एक्वायर करेगा, उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कितना वोल्टेज दिया गया है, 10.2 वोल्ट। तो सीधे सीधे आप ध्यान रखें, अगर आपको एक्साइटेशन एनर्जी पता है तो एक्साइटेशन पोटेंशियल के लिए सिर्फ इसी ई को हटा देना है, इसी वोल्ट को बचा दीजिए, यही आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल हो जाएगा। अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल 10.2 वोल्ट। इसी तरह से पहले मतलब ग्राउंड स्टेट से अगर दूसरे एक्साइटेड स्टेट में जाना है तब ऐसे में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कितना वोल्टेज देना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा कराने के लिए, 12.09 वोल्ट। तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी हाइड्रोजन के लिए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना, 12.09 वोल्ट। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पूरा लेंगे तो ये हमारा एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगा, इसी ई को हटा दीजिए, ये हमारा एक्साइटेशन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक, अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अब हमको समझ लेना है कि आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए एक्साइटेशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी भी हायर एनर्जी लेवल में या एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देते हैं। तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। लेकिन आयनाइजेशन में क्या होता है, जैसे किसी एटम की जब हम बात कर रहे होते हैं, है ना, इसके डिफरेंट ऑर्बिट हैं, जब हम इसके किसी एक इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल से अपर लेवल में पहुंचा देते हैं तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि ये एक्साइटेशन हो गया। लेकिन अगर हम इसके किसी इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से बाहर ही निकाल दें, तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन, है ना। इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली इसके ऑर्बिट से फ्री कराने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे हाइड्रोजन एटम की बात कर ले तो उसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसी वाले ऑर्बिट में वो रहता है। और कितनी एनर्जी उसके पास रहती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इतनी एनर्जी की वजह से वो बाउंडेड है, इस पहले वाले ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर वो घूम रहा है। अगर हम इसे बाहर से इतनी ही एनर्जी दे दें प्लस में, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। और टोटल एनर्जी 0 कहाँ होती है, आपने देखा था टोटल एनर्जी 0 कहाँ होती है, n = इनफाइनाइट पर। n = इनफाइनाइट होने का मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से फ्री हो गया, है ना। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नहीं बंधा रहता, फिर वो फ्री हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और ऐसा करवाने के लिए एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन को जितना वोल्टेज हमें देना पड़ता है या पोटेंशियल देना पड़ता है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपको मिल जाएगी तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी आप बता सकते हैं वहीं से। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको फ्री करवाने के लिए यानी इनफाइनाइट पर पहुंचाने के लिए, यानी एनर्जी को 0 करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इनफाइनाइट पर पहुंचाना है इसको। और है कहाँ पर, पहले वाले ऑर्बिट में। तो इनफाइनाइट पर एनर्जी कितनी होती है, 0 माइनस E1 की वैल्यू कितनी, -13.6, कितना देना पड़ेगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर हम इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दें, हाइड्रोजन एटम के इस इलेक्ट्रॉन को दे दें, तो वो कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पर, क्योंकि उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें कोई फर्स्ट या सेकंड वाली बात नहीं होती, क्योंकि आयनाइजेशन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से रिमूव कर देना। तो ऐसा थोड़ी है कि फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट है। तो पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आप इससे ज़्यादा भी एनर्जी देते हैं तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली
रिमूव करने के लिए, फ्री कराने के लिए। तो अगर हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा 13.6 वोल्ट। ठीक, तो ये दोनों टॉपिक आप प्रिपेयर करें, बहुत ही आसान से टॉपिक हैं और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताइए या सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल बताइए। तो फर्स्ट या सेकंड जब बोला जाए तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, हमेशा ये ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर रहता है। तो फर्स्ट बोला जाएगा तो E2 माइनस E1 करिए, सेकंड बोला जाएगा तो E3 माइनस E1 करिए, थर्ड बोला जाएगा तो E4 माइनस E1 करिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सोलर स्पेक्ट्रम एंड इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर से पास करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो लाइट इसमें से पास होने के बाद स्प्लिट हो जाती है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में और हमें स्क्रीन पर विवग्योर के अकॉर्डिंग कलर का एक पूरा पैटर्न, एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है और इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को हिंदी में वर्ड क्रम या वर्ड समूह बोलते हैं। मतलब रंगों को उनके वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अगर सजा दीजिए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब व्हाइट लाइट यहाँ से पास होती है तो आपको स्क्रीन पर विवग्योर के अकॉर्डिंग, यानी आप कह लीजिए नीचे से अगर ऊपर देखें तो वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या कह लीजिए फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये जो पूरा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है इसी को हम बोलते हैं व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम कैसा रहता है? तो पूरी स्क्रीन पर आपको कलर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। दैट मीन्स कोई भी ऐसी जगह नहीं रहती है जहां पर कोई कलर प्रेजेंट ना हो या डार्क हो, है ना। यानी शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा कलर का कॉम्बिनेशन है। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वायलेट से इंडिगो होता जाएगा, फिर इंडिगो से ब्लू होता जाएगा, इसी तरीके से लास्ट में रेड हो जाएगा। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। और कहीं पर कोई गैपिंग नहीं है, कुछ भी बीच में गायब नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन मान लीजिए अगर इसी लाइट के रास्ते में हम कोई गैस रख दें, कोई गैसियस सिस्टम रख दें और लाइट को इसके अंदर से पास करें, तो होता यह है कि इस गैस के जो एटम्स होते हैं वो इस लाइट में से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली फोटोन या लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जब उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो अब हमको जो स्क्रीन पर स्पेक्ट्रम मिलेगा या कॉम्बिनेशन ऑफ कलर मिलेगा, सीक्वेंस ऑफ कलर मिलेगा, उसमें वो वाली वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं होगी जिसको इन्होंने एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो जिस एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को इन्होंने एब्जॉर्ब किया है उसके करस्पॉन्डिंग हमको कोई लाइट नहीं मिलेगी स्क्रीन पर, वहां पर हमको एक डार्क लाइन मिलेगी। यानी इस वाली वेवलेंथ जो भी इस पर हम वेवलेंथ का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, तो यहाँ पर जो भी वेवलेंथ प्रेजेंट था उस वाली वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हमको कोई भी लाइट नहीं मिलती, यहाँ पर सिर्फ एक डार्क लाइन, एक काली रेखा मिलती है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में तो पूरे स्क्रीन पर कलर का कॉम्बिनेशन आपको दिखता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की हम बात करें, जब ये गैस कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है तब जो हम स्पेक्ट्रम देखते हैं उसमें वो वाली वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हमको डार्क लाइंस मिलती हैं जिनको इन्होंने एब्जॉर्ब कर रखा है। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में बीच में कुछ डार्क लाइंस। ठीक है, यानी पूरी की पूरी जगहों पर लाइट है, सिर्फ इन्हीं जगहों पर लाइट नहीं है, यहाँ पर डार्क लाइंस आपको दिखाई देती है, इनकी वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, अच्छा, अब आपको पता है कि कोई भी सिस्टम जब उसको आप एनर्जी देते हैं और वो एनर्जी पाने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, तो 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद उसको वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आना है बाई इमिटिंग द रेडिएशन। जिस भी एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया है उस एनर्जी को वो रेडिएशन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में उसे वो इमिट करती है और वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाती है। तो ये गैस जिसने कुछ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रखा था, तो एब्जॉर्ब करने के बाद इसके एटम भी एक्साइटेड स्टेट में चले गए। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये उन सभी एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन को या एनर्जी को ये अपने अंदर से इमिट करने लगती है, और जब ये इमिट करती है तो इस इमिटेड लाइट की हम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को देखते हैं तो हमको इसके करस्पॉन्डिंग लाइट मिलती है। ये वही वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है जिसको इन्होंने थोड़ी देर पहले एब्जॉर्ब कर रखा था। ठीक है, तो जिस वेवलेंथ को या जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया था और हमको डार्क लाइनें मिल रही थी, अब हमको क्या होगा, इसके इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें, जब ये लाइट को इमिट करेगा तो हमको सिर्फ और सिर्फ उसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग लाइट मिलेगी जिस वेवलेंथ को इसने थोड़ी देर पहले एब्जॉर्ब किया था।
बाकी हमको कहीं पर कोई भी कलर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी की सारी जो हमको स्पेक्ट्रम यहाँ पर जो कलर्स मिल रहे थे उन कलर का कारण ये था, ये लाइट सोर्स। और अब हमारे पास लाइट सोर्स है नहीं, सिर्फ हमारे पास ये गैसीय सिस्टम है, और इसमें से तो वही लाइट निकलेगी जिसको इन्होंने थोड़ी देर पहले इसमें से एब्जॉर्ब कर रखा है। तो इसने एब्जॉर्ब जिसको किया था वही वाली लाइनें आपको यहाँ पर मिल जाती, ब्राइट लाइनें यहाँ पर मिल जाती। ये डार्क लाइनें हैं एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में, जो डार्क लाइनें हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम में सिर्फ और सिर्फ आपको वो लाइनें मिलती हैं, वो ब्राइट लाइनें मिलती हैं जिसके करस्पॉन्डिंग ये लाइट या वेवलेंथ को ये इमिट कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर जो लाइनें हैं वो कलरफुल है, इसके अलावा ये पूरा का पूरा डार्क है, और यहाँ पर क्या है, ये सब के सब कलरफुल है और बीच में सिर्फ क्या है, डार्क है। ठीक, तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे एब्जॉर्प्शन या इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज सोलर स्पेक्ट्रम। सोलर स्पेक्ट्रम का मतलब सन से जो रेडिएशन आता है उसका स्पेक्ट्रम। तो सन से जो रेडिएशन आता है उसके स्पेक्ट्रम को समझने से पहले आप एक चीज समझिए, जो सन होता है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करें। सन का जो अंदर का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं फोटोस्फीयर, और जो बाहर का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है वो क्रोमोस्फीयर के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है वो क्रोमोस्फीयर के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है। तो व्हेन लाइट फ्रॉम द सेंट्रल कोर, इसी को कोर भी बोलते हैं ना, सेंट्रल कोर ऑफ द सन पासेस थ्रू द सन्स एटमॉस्फेयर, यानी इसमें से जब रेडिएशन निकलता है, जब लाइट इसमें से बाहर निकलती है, और ये क्या है इधर, ये आप क्रोमोस्फीयर या इसके आसपास का एटमॉस्फेयर है सन का, तो पासेस थ्रू द सन्स एटमॉस्फेयर सर्टेन वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब्ड, यानी सन के सेंट्रल कोर से जब लाइट इमिट होता है तो उसके क्रोमोस्फीयर में क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, और ये लाइट जब इसमें से होकर के गुजरता है, बिल्कुल वही चीज़ है, लाइट जब इस गैस में से होकर के गुजरती है तो यहाँ पर आपको कुछ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ गायब मिलती है, क्योंकि उस वेवलेंथ को इसने चुरा लिया है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी होता है कि सन से सेंट्रल कोर से जब लाइट निकलती है और इसके क्रोमोस्फीयर से या इसके एटमॉस्फेयर से, ये इधर का एटमॉस्फेयर भी, एटमॉस्फेयर से होते हुए जब ये लाइट पास होती है तो क्या होता है, certain wavelengths are absorbed by the elements present in the chromosphere and spectrum is marked by dark lines। यानी सेम कंडीशन यहां पर भी मिलता है। कौन से स्पेक्ट्रम की बात चल रही है यहां पर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। जब यहां से लाइट इमिट होता है तो यहां पर जो इसके क्रोमोस्फीयर में डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं या इसके एटमॉस्फेयर में डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसी वजह से जब हम इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उस स्पेक्ट्रम में वो पर्टिकुलर वेवलेंथ हमको गायब मिलती हैं, वहाँ पर सिर्फ डार्क लाइनें मिलती हैं, क्योंकि उसको इन्होंने एब्जॉर्ब कर रखा है ना, इसके सरफेस पर जो एलिमेंट मौजूद थे, तो वहाँ पर हमको डार्क लाइनें मिलती हैं, जिनको सबसे पहले फ्रानहोफर नाम के साइंटिस्ट ने देखा। इसीलिए इन डार्क लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रानहोफर लाइन्स। तो फ्रानहोफर लाइन्स कहाँ मिलता है, सन के किस स्पेक्ट्रम में मिलता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कि इमिशन स्पेक्ट्रम में? तो ध्यान रखें आप, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। वहाँ से जो लाइट निकल रही है उनको यहाँ पर एलिमेंट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी लाइट आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ एक वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके करस्पॉन्डिंग हम इसका जब स्पेक्ट्रम देखते हैं तो ऐसा ही मिलता है, कुछ एक डार्क लाइनें मिलती है जिनको क्या बोला गया, फ्रानहोफर लाइनें। अब क्या करते हैं कि फ्रानहोफर लाइनें जो हमको मिल रही हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको डिफरेंट एलिमेंट्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से कंपेयर करते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि किस वेवलेंथ वाली लाइट यहाँ पर गायब थी। सन से जो लाइट आ रही थी उसमें जो फ्रानहोफर लाइन मिल रही थी, उस वो जो फ्रानहोफर लाइन थी वो कौन से वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग थी या उसका वेवलेंथ क्या था। और फिर डिफरेंट एटम के भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम कंपेयर करते हैं इस फ्रानहोफर लाइन के साथ, और हमको पता चल पाता है कि यहाँ पर वो कौन सा एलिमेंट था जिसने इस वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था। ठीक है, तो डिफरेंट एटम के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ कंपेयर करते हैं हम फ्रानहोफर लाइन को, और इससे हमको पता चल पाता है कि इसके क्रोमोस्फीयर में या इसके एटमॉस्फेयर में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। और इसी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की हेल्प से ही ये पता चल पाया कि यहाँ पर अर्थ के क्रोमोस्फीयर में हीलियम नाम का भी एक एलिमेंट मौजूद है। तो हीलियम की खोज सबसे पहले सन पर हुई थी, है ना, सन पर सबसे पहले हीलियम की खोज हुई थी। और कैसे, किस स्पेक्ट्रम में, तो सन से निकलने वाली लाइट के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में।
ठीक है, तो ये की पॉइंट जो आपको है वो ध्यान रखने हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और हीलियम की खोज पहली बार यहीं पर हुई और इन लाइन को बोलते हैं फ्राउनहोफर लाइंस, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए। एक चीज़ होता है ल्यूमिनिसेंस, जो दो टाइप का होता है, फोटो ल्यूमिनिसेंस एंड केमी ल्यूमिनिसेंस। यहाँ पर ल्यूमिनिसेंस का मतलब होता है ग्लो करने से। तो जब किसी सब्सटेंस के ऊपर हम लाइट डालें और उसकी वजह से वो ग्लो करे तो इसको हम बोलते हैं फोटो ल्यूमिनिसेंस। जब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं कि उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने की वजह से वो ग्लो करने लगते हैं तो इसको हम बोलते हैं केमी ल्यूमिनिसेंस। ठीक है, तो ल्यूमिनिसेंस के दो टाइप हो गए, फोटो ल्यूमिनिसेंस एंड केमी ल्यूमिनिसेंस। ये आपको नहीं पढ़ना है केमिकल रिएक्शन वाला, आपको ये पढ़ना है फोटो ल्यूमिनिसेंस। मतलब फोटो मतलब रिलेटेड टू लाइट। लाइट को किसी सब्सटेंस के ऊपर इंसिडेंट करें और उसकी वजह से वो ग्लो करने लगे, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट करना अलग चीज़ हो गया, ग्लो करने लगे, उसके अंदर से लाइट इमिट होने लगे, तो इसको हम बोलते हैं फोटो ल्यूमिनिसेंस। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है फ्लोरिसेंस और एक होता है फास्फोरिसेंस। ठीक है, तो फ्लोरिसेंस और फास्फोरिसेंस क्या है इसको हमको समझना है। फास्फोरिसेंस आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक ही वर्ड में इसको हम समझ जाएंगे अगर हमको फ्लोरिसेंस समझ में आता है तो। ठीक है, देखिए फ्लोरिसेंस एक प्रोसेस है और ये कब होता है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जैसे जिंक सल्फाइड वगैरह, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं कि जब हम उनके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करते हैं देन दे एब्जॉर्ब इट एंड इमिट द रेडिएशन ऑफ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके ऊपर जब हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो वो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वो लाइट को अपने अंदर से इमिट करते हैं, लेकिन अभी जो इमिट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम होती है। तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी का हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उससे कम फ्रीक्वेंसी की वो लाइट को इमिट करता है। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फ्लोरिसेंस, और ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर ये प्रोसेस हो पाता है उनको हम बोलते हैं फ्लोरिसेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को इमिट करेगा। यही प्रोसेस को, इसी फिनोमेनन को बोलते हैं फ्लोरिसेंस। ठीक है, तो फ्लोरिसेंस स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर एब्जॉर्बिंग द लाइट एंड स्टॉप्स एज द इंसिडेंट लाइट इज कट ऑफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कि फ्लोरिसेंस की ये जो फिनोमेना हो रही है कि लाइट को हम दे रहे हैं और वो एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट को इमिट कर रही है, ये कब होता है, तो जैसे ही हमने लाइट को दिया इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद तुरंत ये अपने अंदर से लाइट को इमिट करना स्टार्ट कर देती है, तुरंत ही। और जैसे ही हम इंसिडेंट लाइट को हटा लेते हैं या बंद कर देते हैं तुरंत ही ये इस प्रोसेस को बंद कर देता है। यानी फ्लोरिसेंस की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही इंस्टेंट है और जब तक आप लाइट को इंसिडेंट करते रहेंगे तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा, वो ग्लो करता रहेगा। जैसे ही आप इंसिडेंट लाइट को हटा लेते हैं वैसे ही ये प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे जो साइन बोर्ड वगैरह लगे होते हैं ना, उस पर जब आप जा रहे होते हैं लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट पड़ने से क्या होता है, वो चमकने लगता है अचानक से, और चमकने लगता है तो आपको देखने में रात को सुविधा होती है। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके ऊपर आप लाइट डालते हैं तो वो तुरंत ही उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अंदर से स्मॉलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को इमिट करते हैं और ग्लो करने लगते हैं। तो फ्लोरिसेंस की जो प्रक्रिया है वो तभी तक होगी जब तक आप लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं। लाइट को आप हटा लेंगे ये प्रोसेस तुरंत रुक जाएगा। और अगला जो आपका फास्फोरिसेंस है उसमें और फ्लोरिसेंस में सिर्फ एक बात का डिफरेंस है, टाइम का, कि फ्लोरिसेंस जो होता है वो जैसे ही आप लाइट को इंसिडेंट करते हैं वैसे ही स्टार्ट हो जाता है और लाइट को आप हटा लेते हैं फिर वो तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन फास्फोरिसेंस जो होता है वो डिलेड फ्लोरिसेंस होता है। एक वर्ड में अगर कहें तो फास्फोरिसेंस इज द डिलेड फ्लोरिसेंस, यानी कि फास्फोरिसेंस जो प्रक्रिया है उसमें जब हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो इमिट तो होता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो ये प्रोसेस को स्टार्ट करता है और आप लाइट को हटा लेंगे तब भी ये प्रोसेस हो रहा होता है। यानी कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिनके ऊपर हम इंसिडेंट होने वाली लाइट को इंसिडेंट करने के बाद हटा लें तब भी वो अपने अंदर से अभी भी लाइट को इमिट कर रहा होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फास्फोरिसेंस और ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं फास्फोरिसेंस्ड सब्सटेंसेस।
ठीक है, तो दोनों में बस एक बारीक सा डिफरेंस है, टाइम इंटरवल का डिफरेंस है। ये तुरंत स्टार्ट होता है, तुरंत रुक जाता है, लेकिन ये थोड़ा देर से स्टार्ट होता है और बहुत देर तक ये मतलब काफ़ी देर तक ये रहता है। इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करने के बाद आप हटा भी लेते हैं तब भी ये प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक, तो फ्लोरिसेंस और फास्फोरिसेंस का डिफरेंस आप समझ गए। अब देखिए ये होता कहाँ पर है, फ्लोरिसेंस कहाँ होता है और फास्फोरिसेंस कहाँ पर होता है। फ्लोरिसेंस में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एनर्जी स्टेट में उसके एटम्स जाते हैं, तो फिर वो क्या करता है, उन एनर्जी को इमिट करता है और फिर से वो वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आता है और इस दौरान ये यही एनर्जी या लाइट को इमिट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो ग्लो करता है। ठीक, लेकिन फास्फोरिसेंस ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इमिशन के द्वारा, ट्रांजिशन के द्वारा लौट रहे होते हैं, तो उनको क्या मिल जाता है, मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट आप समझते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट ही होता है बट थोड़ा इसका जो टाइम, लाइफ टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड होता है, बट मेटा स्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻³ होता है। तो 10⁻8 से काफ़ी ज़्यादा है आपका 10⁻³ सेकेंड। तो जिन सब्सटेंसेस के अंदर मेटा स्टेबल स्टेट होता है, ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर ये वाले प्रोसेस हो रहे होते हैं। जिसमें वो नहीं होता है उसमें सिर्फ ये वाला प्रोसेस होता है, दैट मीन्स फ्लोरिसेंस। ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस इन दोनों में नहीं। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट टॉपिक बच गया है, दैट इज वेक्टर एटम मॉडल। देखिए बहुत सारी कमियां रह गई बोहर के एटॉमिक मॉडल में, और बोहर के बाद उन कमियों को दूर किया सोमरफील्ड ने। लेकिन सोमरफील्ड सभी कमियों को दूर नहीं कर पाए, और सोमरफील्ड के भी एटॉमिक मॉडल में भी बहुत सारी कमियां रह गई। जैसे फाइन स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक होता है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, और भी ज़्यादा मतलब स्पेक्ट्रल लाइन में अगर और बारीकी से देखें तो और ज़्यादा पतली पतली उसमें लाइनें मिलती हैं, अलग अलग, बहुत ही सेपरेट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का डिफरेंस होता है। तो फाइन स्ट्रक्चर, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर या एनोमलस जीमन इफेक्ट, इन सारी फेनोमेनन को बोहर और सोमरफील्ड के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एक नया मॉडल आया जिसको हम बोलते हैं वेक्टर एटम मॉडल, है ना, वेक्टर एटम मॉडल। और वेक्टर क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें वेक्टर की प्रॉपर्टी को यूज किया गया। किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके टोटल एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पर इन सारी समस्याओं को दूर किया गया और इनको एक्सप्लेन किया गया। इसी वजह से इसका नाम रखा गया वेक्टर एटम मॉडल। तो वेक्टर के जो रूल्स होते हैं उनको यहाँ पर अप्लाई किया गया एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखें कि ये बोहर और सोमरफील्ड के मॉडल से जो कमियां दूर नहीं हो पाई, जैसे फाइन स्ट्रक्चर, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, और यानी ये कह सकते हैं आप कि कॉम्प्लेक्स जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, अलग अलग एटम का जो इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा मिलता है, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर का एटॉमिक मॉडल या सोमरफील्ड का एटॉमिक मॉडल पर्याप्त नहीं था, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एनोमलस जीमन इफेक्ट की जो फेनोमेना है, इन सब को बोहर और सोमरफील्ड के एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जरूरत पड़ी वेक्टर एटम मॉडल की। ठीक है, चलिए तो अब इसमें हम फार्मूलों की बात कर लेते हैं। बस ये कंक्लूजन आप ध्यान रखें। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो अब 17 और 18 अगस्त के एग्जाम के बाद जीआईसी के एग्जाम के लिए हम इसको स्पेशली फोकस कर देंगे, क्योंकि ये टॉपिक वहां पर थोड़ा स्ट्रांगली प्रेजेंट किया गया, वहां पर मेंशन्ड है टॉपिक में, इस वजह से ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है यानी ऑर्बिटल मोशन करता है, साथ ही साथ अपने एक्सिस पर भी ये रोटेट हो रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल मोशन कर रहा है और साथ में स्पिन मोशन भी कर रहा है। तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा और स्पिन मोशन की वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। यानी किसी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का रिजल्टेंट होगा। और एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए हम ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम करेंगे, और वहीं से ये नाम पड़ गया वेक्टर एटम मॉडल। ठीक है, तो अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को L से और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को S से एक्सप्रेस करें, कैपिटल है ये दोनों, तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर J इक्वल टू वेक्टर L प्लस वेक्टर S। ठीक है, अब इसमें ये जो L है यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू √L+1 और इसके बाहर h कट का मतलब h/2π, ठीक है। अच्छा, अब इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है उसको लिखते हैं MLH कट। और ये जो ML होता है, इस ML को हम बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और यहाँ जो स्मॉल l है, इसको देखिए इसमें नाम में ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। कैपिटल L, स्मॉल l और ML और LZ, इतनी चीज़ें यहाँ पर आ गई। तो ये कैपिटल L क्या है? एंगुलर मोमेंटम है ना, सॉरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और उस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और इसमें जो स्मॉल l आया है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है और ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l। और यहाँ जो ML लिखा हुआ है इसको बोलेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये जो LZ है वो क्या है? वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का Z कंपोनेंट है, Z डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पर कैसे डिपेंड करता है? तो ML की वैल्यू -L से लेकर +L तक होती है, -L से +L तक, और 1 डिजिट का डिफरेंस आपको करना, मतलब -L, अगला होगा -L+1, अगला होगा -L+2, ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ तक पहुँचेंगे? +L तक। इतनी वैल्यूज इसकी होती है। तो अगर हम -L से +L तक देखें तो टोटल कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? बीच में 0 आएगा, इसके इधर ये L हुआ, इसके इधर ये L हुआ, यानी टोटल हो गया 2L+1 वैल्यूज। तो ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी टोटल 2L+1 वैल्यूज होती हैं। और इसकी वैल्यू आपको अगर पता करना है कहाँ से लेकर कहाँ तक है, वो कौन सा रेंज है, तो इसके लिए आपको L की वैल्यू पता होनी चाहिए। और L की जो वैल्यू होती है वो S ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, आपको पता भी होगा ये, P ऑर्बिटल के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है। तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, S, P, D, F। तो ये सीक्वेंस अगर आपको याद हो तो आप L की वैल्यू पता कर सकते हैं। L की वैल्यू पता हो तो आप ML का रेंज पता कर सकते हैं। और टोटल कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? 2L+1। जैसे अगर L की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रख दीजिए, तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? टोटल 3 आ जाएंगी। 2 रख दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 वैल्यूज इसकी आएंगी, ठीक। तो ये जो पैटर्न है इसको आप ध्यान रखें, ये हमने लिखा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग। बिल्कुल इसी तरीके से स्पिन के लिए लिखेंगे और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए लिखेंगे। और नाम पढ़ने का भी तरीका यही होने वाला, जैसे ये क्या था? ये था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, और ये है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये है ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बिल्कुल सेम तरीके से आप देखिए यहाँ पर S के लिए बात कर लेते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो √S+1 h कट। तो ये क्या है? ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। और ये जो स्मॉल l है क्या है? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। इसका जो z कंपोनेंट होगा उसके लिए फार्मूला होता है MS कट, जहां पर MS को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। स्मॉल s को स्पिन क्वांटम नंबर, तो MS को मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। और कैपिटल S क्या है? यह है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और उसका मैग्नीट्यूड, और उसका ये क्या है? Z कंपोनेंट। तो जैसे यहां पर ML की वैल्यू -L से +L तक, वैसे यहां MS की वैल्यू -S से +S तक। यहां पर जो L की वैल्यू थी वो ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेते थे, लेकिन यहां पर जो S की वैल्यू होगी उसको आपको डिसाइड नहीं करना है। S की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1/2। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1/2 होती है। तो -1/2 से +1/2 तक MS की वैल्यू होगी। और टोटल कितनी वैल्यू जाएंगी? 2S+1। अगर आप S की वैल्यू रख दें तो ये कंफर्म भी हो जाएगा, कितनी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर, ये कैंसिल हो जाएगा, 1+1 यानी कि 2। तो जो MS की वैल्यू होगी वो कितनी होती है? -1/2 से +1/2, और एक डिजिट का डिफरेंस होने के लिए बीच में कोई और दूसरा नंबर नहीं आ सकता। तो कंफर्म है कि MS की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? -1/2 और प्लस में 1/2, ठीक है। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पर सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर L की वैल्यू के पता करने के लिए ये आपको चीज़ याद रखना है, और यहाँ पर S की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो अगर हम 1/2 यहाँ पर रख दें, और 1 डिजिट का डिफरेंस भी हमको चाहिए, जैसे यहाँ पर हमको 1 डिजिट का डिफरेंस चाहिए था, तो 1 डिजिट का डिफरेंस करने के लिए -1/2 और +1/2 के बीच में 1 का ही डिफरेंस है, इसका मतलब बीच में कोई और दूसरा नंबर नहीं लेना है। तो ये -1/2 और +1/2 इसकी वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है।
सिमिलरली जैसे आपने स्पिन क्वांटम नंबर या स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात की, अब इन दोनों को आप सम कर देंगे तो आपको रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम के बारे में फार्मूला मिल जाएगा। पैटर्न एकदम सेम है। तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर जे जे प्लस वन एच कट, जहां पर ये जे क्या है, इस जे को हम बोलते हैं इनर क्वांटम नंबर, या ये कह सकते हैं आप रिजल्टेंट क्वांटम नंबर, है ना। ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर था, ये स्पिन क्वांटम नंबर है। उन दोनों का ये रिजल्टेंट हम बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट या ये क्या है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है। तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम के केस में यहाँ पर जो क्वांटम नंबर आता है उसको हम रिजल्टेंट क्वांटम नंबर या फिर इनर क्वांटम नंबर बोलेंगे, ठीक है। और इसके z कंपोनेंट की बात करें तो जे जेड इक्वल टू एम जे एच कट आ जाता है, और ये जो एम जे है इसकी भी वैल्यू माइनस जे से प्लस जे तक होगी। और इस एम जे को क्या बोलेंगे, अगर ये जे जो हमारा है वो इनर क्वांटम नंबर या रिजल्टेंट क्वांटम नंबर है तो एम जे को हम बोलेंगे रिजल्टेंट क्वांटम नंबर, इसको बोल सकते हैं, सॉरी रिजल्टेंट मैग्नेटिक यहाँ होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या इसको बोल सकते हैं क्वांटम नंबर करेस्पॉन्डिंग टू जे के करेस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर। कोई बहुत स्पेशल इसका नाम नहीं है, जैसे यहाँ स्पिन या ऑर्बिटल वर्ड यूज होता है, क्योंकि ये रिजल्टेंट सिर्फ बोला जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बोल दिया जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करस्पॉन्डिंग टू जे या रिजल्टेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। चलिए, तो ये सारी फार्मूले आपने देख लिए, तीनों एक ही जैसे हैं बिल्कुल, तो कोई भी आप एक याद कर लीजिए और ये वाली वैल्यूज का कंडीशन जो है वो याद कर लीजिए, तो किसी भी फार्मूले को आप लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि यहाँ पर स्मॉल जे, कैपिटल जे, एम जे, तीनों को पढ़ने का तरीका, तो एम लग गया तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो ही जाएगा, और ये जे है, अगर क्वांटम नंबर इसमें बोल रहे हैं तो ये जे के, स्मॉल जे के साथ भी क्वांटम नंबर, यानी ये हुआ रिजल्टेंट क्वांटम नंबर। और ये क्या है, ये है रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। पहले ही हमने लाइन में यहाँ पर फार्मूला लिख दिया था एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक। चलिए, तो एक क्वेश्चन आता है एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बीच का एंगल पूछा जाता है, या रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच का एंगल पूछा जाता है, या रिजल्टेंट या और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बीच का एंगल पूछा जाता है। तो रिलेशन आपको पता है, वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर एल प्लस वेक्टर एस, तो इसका आप सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, इसी तरीके से कर देंगे तो आपको एल और एस के बीच का एंगल मिल जाएगा। अगर आप किसी एक को ट्रांसपोज कर देंगे, जैसे s को j के साथ कर दीजिए, उसके बाद सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करिए तो आपको j और s के बीच का एंगल मिल जाएगा। अगर आप l और j को एक साथ करने के बाद तब आप सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको l और j के बीच का एंगल मिल जाएगा। इस चीज के बारे में हमने वेक्टर जब आपको पढ़ाया था मैकेनिक्स में, वहां पर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, या किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो किस तरीके से उनको एक साथ रखा जाता है और कैसे पूरा कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो आप वेक्टर वाला लेक्चर देख लीजिएगा, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट के बारे में, वहां पर आपको डिटेल में चीजें मिल जाएंगी। एक लास्ट फार्मूला है जिसको आप ध्यान रखिए, इसको हम बोलते हैं लैंडे जी फैक्टर, और जी जे मतलब ये रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जी जे इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल वाला जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1, ठीक है। यानी ये पूरा पार्ट प्लस में, ये पूरा पार्ट प्लस में और ये माइनस में। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, जे से ज, एस से स और एल से ल, तो ज स ल, है ना, ज स और ल, और ये ज और स, मतलब इस तरीके से मैं बोल रहा हूं, पहले ज फिर स, तो ज स ल, मतलब कि ज और स दोनों प्लस में और ल जो रहेगा वो माइनस में, ठीक है। तो यहां पर रहेगा 1 प्लस जे जे प्लस 1, यहां पर ये जे क्या है, ये है रिजल्टेंट क्वांटम नंबर, ये क्या है, ये है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और ये है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। तो 1 प्लस जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जे जे प्लस 1। तो लैंडे जी फैक्टर अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है तो आपको जे, एल और एस के बारे में कुछ ना कुछ बताया जाएगा। एस की वैल्यू आपको पता ही है, एल के लिए आपको कोई ऑर्बिटल बता दिया जाएगा और उन दोनों की हेल्प से आप रिजल्टेंट जे निकाल सकते हैं, या क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो यहां से आप लैंडे जी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पार्टिकल है जो प्योर ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, तो प्योर ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्योर ऑर्बिटल मोशन जो भी कर रहा होगा उसके लिए एस की वैल्यू 0, तो जे एल की वैल्यू 1 आ जाएगी। और जो प्योर स्पिन मोशन कर रहा होगा उसमें ऑर्बिटल मोशन नहीं होगा, उसके लिए एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो जे एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। तो प्योर ऑर्बिटल मोशन के लिए लैंडे जी फैक्टर 1, प्योर स्पिन मोशन के लिए लैंडे जी फैक्टर की वैल्यू 2। और अगर जिसमें स्पिन और ऑर्बिटल दोनों मोशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे केस में लैंडे जी फैक्टर आपको यहां से कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो ये फार्मूले या वेक्टर एटम मॉडल के बारे में आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। जितने भी टॉपिक हमने मेंशन किए थे वो सारे टॉपिक को हमने पॉइंट आउट कर दिया, इस तरीके से पॉइंट आउट कर दिया कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट मिस हुआ होगा, कोई दिक्कत रह गई होगी, तो अगला जब लेक्चर हम लेकर के आएंगे जिसमें हम इनके ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो उसमें उस समस्या को हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पर आपको पता भी चल जाएगा कि जो भी आपने इस लेक्चर में पढ़ा वो आपके काम का है या फिर नहीं है, या फिर कितनी चीज़ें छूट गई, कितनी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।